स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानव नेत्र से संबंधित जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में उसके ऊपर। बिल्कुल, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और सामान्य विज्ञान का सिलेबस है उसमें, तो यहाँ से प्रश्न 100% आता है। अगर आप एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 10th के विद्यार्थी हैं, 11th-12th के हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। 50 प्रश्नों को हमने MCQ के रूप में शामिल किया है और वो 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 100% कई बार प्रश्न आए हैं, सिलेक्टेड प्रश्न हैं और आएंगे प्रश्न। जिन प्रश्नों को हमने 50 साल शामिल किया है उनको आप एग्ज़ाम जब देंगे प्रत्यक्ष देखेंगे कि यही प्रश्न ही आ गया है, क्योंकि जितना भी पुराने टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं खास करके इस चैप्टर से, उन सभी को एनालिसिस करके हमने इसमें शामिल किया है। तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है वीडियो होने वाला है। अंत तक बने रहिए, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न बनेगा तो 100% क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और आपको बता दें, केवल मानव नेत्र ही नहीं, जितने भी साइंस के टॉपिक हैं सब की वीडियो लेकर हम आ रहे हैं बराबर, और आज चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। आप उसकी जानकारी ले सकते हैं, अपना प्रत्यक्ष फ़ायदा उठा सकते हैं चैनल से जुड़ करके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक एक प्रश्न का पूरा विस्तार के साथ हम आपको बताते हैं कि इसका हल ये होगा और क्यों होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं। तो देखिए, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आप समझते हैं मानव नेत्र कई पार्ट होते हैं। आपका कार्निया, आइरिस, रेटिना, लेंस, जितने भी हैं ये पूरे मानव नेत्र के भाग हैं। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? पार्ट तो कई सारे हैं नेत्र के, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ऑप्शन है कार्निया, परतारिका, पुतली, रेटिना को ही दृष्टि पटल कहा जाता है। ठीक है, तो मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका जो सही उत्तर है आप याद रखेंगे वो है ऑप्शन नंबर डी, आपका रेटिना, दृष्टि पटल जिसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपका रेटिना या दृष्टि पटल ही पहले प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, कार्निया क्या होता है कि मानव नेत्र का जो उभरा हुआ भाग आगे का होता है वो कार्निया होता है। आँख में प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है। ठीक है, बात करें आपका पुतली की, परतारिका, पुतली की बात कर लेते हैं। पुतली इम्पॉर्टेंट है कि आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है काले रंग का, वो आपका पुतली है। ठीक है, पुतली का काम यही होता है कि अधिक प्रकाश में पुतली अपने आप छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है, ताकि एक निश्चित मात्रा प्रकाश की अंदर आके जाए। ठीक है बच्चों, तो ये मेन इसमें है और ये सभी आँख के भाग हैं। लेकिन जो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है आँख में किस भाग पे बनता है? तो रेटिना बनता है, जिसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो पहले प्रश्न का ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। ठीक है, आप एक एक प्रश्न को कठिन से कठिन और सरल सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में तक बने रहिए। देखिए, बेहतरीन प्रश्न है। तारों के टिमटिमाने, टिमटिमाने लिखा है, टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? बिल्कुल समझिए, आपको हम बताते हैं। तारे वास्तव में टिमटिमाते नहीं हैं, टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। वो एक अपना जलते रहते हैं, लेकिन हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, आभास होता है टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तो क्यों? अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर और वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, इसका जो सही उत्तर है वो है अपवर्तन। अपवर्तन क्या कहें, उसको कह लीजिए वायुमंडलीय अपवर्तन। याद रखिए, अपवर्तन कई प्रकार का होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन आप याद उसमें जोड़ लीजिए, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, यहाँ पे मंडलीय, ये देखिए, तो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो वो जो तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है बच्चों, प्रकीर्णन कारण नहीं टिमटिमाते, वर्ण विक्षेपण के कारण नहीं टिमटिमाते। देखिए, आप जानते हैं कि जब तारे का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु की कई सारी परतें पाई जाती हैं, वायु की परतें पाई जाती हैं। अब वायु की जब परतें पाई जाती हैं तो आप समझिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो वो पहले निर्वात में था, अब वायु में प्रवेश किया, फिर दूसरी वायु में, ऐसे करते करते वो प्रकाश मुड़ता हुआ नजर आता है।
प्रतीत होता है, तो वो उसका हो जाता है अपवर्तन। बिल्कुल, जब ऊपर से प्रकाश आ रहा है तारे का तो वायुमंडल में जब प्रवेश करेगा तो उसका अपवर्तन होकर के हमारे पास तक पहुँचेगा, यानी प्रकाश सीधा नहीं आएगा, वायु की परतों द्वारा विचलित होकर के आता है। तो इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं तारे, ठीक है, क्योंकि टेढ़ा दिखाई पड़ता है, ठीक है ना बच्चों। तो वायुमंडलीय अपवर्तन कारण हमें तारे टिमटिमाते हैं। तो ये अपवर्तन का सिद्धांत कारण हो गया। प्रकीर्णन क्या है कि जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वहाँ पे धूल के कण जो होते हैं, गैस के कण होते हैं, उसके द्वारा प्रकाश चारों दिशाओं में बिखर जाता है। तो इसी घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या है कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तारे टिमटिमाने की बात है, तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपका टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे बच्चों, आप समझ लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है, इसके ऑप्शन थोड़ा दूर है, दूसरे पेज में आपको मैं दिखा दूंगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। बिल्कुल आप समझिए, एकदम आसानी से आपको मैं समझा के बताता हूँ कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दोष होता है। ऑप्शन देखिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब अधिक हो जाएगी, फोकस दूरी अधिक हो जाएगी तो आपको दूर की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो आप ये किस रोग में होता है भाई, तो होता है ये दूर दृष्टि दोष में, कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, पास की नहीं दिखाई देती, क्योंकि फोकस दूरी दूर हो गई। फोकस दूरी जो श्वसन ताक का निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, उससे आगे चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में दूर दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही उत्तर है, ठीक है बच्चों। आप समझिए, मानव नेत्र का जो निकट बिंदु है वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है, और जो अंत यानी दूर बिंदु है वो अनंत पे होता है। जब दूर बिंदु पास आ जाता है तो निकट दृष्टि दोष होता है, फिर दूर आपको नहीं दिखाई देगा, निकट दिखाई देगा बस, तो निकट। लेकिन जब दूर दिखाई दे और निकट ना दिखाई दे तो होता है दूर दृष्टि दोष, और ये तब होता है जब फोकस दूरी आपकी अधिक हो जाती है। तो इसलिए जो तीसरा प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है बच्चों। चलिए, जरा दृष्टि दोष क्या है, जिसमें निकट न दिखाई देता है न दूर स्पष्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, अगर वीडियो आप पूरा देख लेंगे ना तो 100% मानिए इस टॉपिक से तो प्रश्न बचेगा ही नहीं, आप 100% क्लियर कर लेंगे, ठीक। और भी बहुत टॉपिक है भाई, एक ही चैप्टर पर तो होगा नहीं, तो और टॉपिक है, उनकी वीडियो में डालता तो हूँ ना, आप देखिए जाके, आपका 100% फ़ायदा होगा। चलिए, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, यानी जो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है वस्तुओं का, रेटिना में बनता है, वो किस प्रकार का होता है। काल्पनिक सीधा छोटा होता है, कि काल्पनिक उल्टा बड़ा होता है, वास्तविक उल्टा छोटा होता है, वास्तविक उल्टा बड़ा होता है। तो देखिए आप समझिए कि आप एक थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा प्रतिबिंब होता है और छोटा होता है। तो उल्टा छोटा वाला ऑप्शन कौन सा है, आप देखिए ऑप्शन नंबर सी है, और तो इसका मतलब वास्तविक भी बनता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो मानव नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, क्योंकि उत्तल लेंस लगा होता है। हाँ, ये भी समझ लीजिए, जो मानव नेत्र में लेंस होता है, ठीक है, द्रव का लेंस होता है, ठीक है, वो उत्तल लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस, ठीक, उत्तल लेंस होता है। तो इसका मतलब वो वास्तविक प्रतिबिंब बना है, क्योंकि उत्तल लेंस है, ठीक है। तो इसलिए, और उल्टा बनाता है और छोटा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर है, कि मानव, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है, याद रखिएगा। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा बच्चों, लेकिन क्योंकि 1 शॉट है ये, इस चैप्टर का मैंने 2 पार्ट नहीं किया है, एक ही पार्ट में निपटारा। अभी तक 50-50 क्वेश्चन में डालता था, आपको मिलता था, लेकिन 50-25 अब 50 की पूरी सीरीज है, तो 100% क्लियर हो जाएगा टॉपिक। जो नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, दूर की मतलब दिखाई देती है, तो कौन सा दृष्टि दोष है बच्चों। तो ऑप्शन देखिए, दूर दृष्टि दोष,
निकट दिश दो जरा और वर्णांधता। तो बिल्कुल आप समझिए, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, दूर की दिखाई देगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। दूर दृष्टि दोष, मैंने पहले बता दिया, दूर दृष्टि दोष में दूर दिखाई देगा, नज़दीक नहीं दिखाई देगा, क्योंकि फोकस दूरी अधिक हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो 5वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको एकदम अच्छे समझा दें। देखिए, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है कौन सा? किस रंग? ये प्रश्न 100% आपको घूम के मिलेगा ही। किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, किस रंग का विचलन कम होता है? जब प्रिज्म से गुजरती है तो उसका 7 रंग में बढ़ती है तो विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से मुड़ जाती है। तो कौन सी किरण सबसे ज़्यादा मुड़ती है बच्चों? तो इसका जो सही उत्तर, पहले बता दूं फिर व्याख्या करता हूं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बैगनी बच्चों। ठीक है ना, लाल नहीं, लाल का विचलन सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए नीचे से आप समझिए विबज्योर। ठीक है, ये देखिए VIV, ठीक है, GYOR, ये देखिए। ठीक है, ये सातों मैंने कलर लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे नीचे जो है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और उससे कम ये चला जाएगा, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, आप समझिए, तो जो सबसे नीचे कलर है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है और जो सबसे ऊपर है उसका विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, तो एक प्रश्न तैयार हो गया, किसका विचलन ज़्यादा होता है? बैगनी का। और किसका विचलन कम होता है? लाल का। अब यही प्रश्न एक और बन जाता है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, किसकी कम? तो जिसका विचलन कम होगा उसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी, यानी लाल की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है और बैगनी की तरंग दैर्घ्य कम होती है। तो आगे प्रश्न अगर मिल जाए आपको या बन जाए एग्जाम में आपको मिल जाए तो आप इसका उत्तर अभी से ही जान लीजिए, किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी? जिसका विचलन कम होगा, तो लाल। ठीक है, तो 6वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है बच्चों? कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, सब चीज़ क्लियर हो रही है? चलिए देखिए, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देखने की आँख के गुण को कहते हैं। बिल्कुल एकदम समझिए, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। जब दूर वस्तु रहती है तो फोकस दूरी अधिक कर लेता है और निकट रहती है तो फोकस दूरी वहीं भी केंद्रित कर लेता है, वहीं भी दिखने लगती है। समझिए, टॉर्च नहीं है आँख कि टॉर्च में अगर बत्ती जला दो तो जहाँ तक फोकस जाएगा चला जाएगा, फिर पास की वस्तु दूर रहेगा तो ये नहीं, पास में अगर फोकस करके तुमने रख दिया टॉर्च को तो वहीं तक वो फोकस मारेगी, अपने आप दूर नहीं एडजस्ट करेगी, उसको करना पड़ेगा। लेकिन आँख के पास खुद गुण है, दूर की वस्तु देखना होगा तो फोकस दूरी वहाँ कर लेगी, पास देखना होगा पास। तो इस गुण को कहा जाता है नेत्र की समंजन क्षमता। बच्चों याद रखिएगा, ठीक है, कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलकर निकट या पास वस्तु को साफ देखने के आँख के गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 7वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस किया जाता है? देखिए, जरा दृष्टि दोष क्या है? जिसमें ना तो दूर दिखाई देगा ना निकट, यानी उसे दूर दृष्टि दोष भी हुआ रहेगा, निकट भी, दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। तो यानी अवतल से तो निकट दृष्टि दूर होता है। अपसारी, यानी जिसे उत्तल ही कहते हैं अपसारी, तो इसका अवतल हो गया। तो बाईफोकल का मतलब होता है जिसमें दो फोकस हो। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही उत्तर है। ज़्यादा दृष्टि दोष में दो भाई लेंस चाहिए ना, तो देखिए इस तरह से चश्मा होता है और यहाँ एक लेंस यहाँ लगा होता है, एक लेंस यहाँ लगा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है बाईफोकल लेंथ, एक लेंस ऊपर एक लेंस नीचे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह कोई अगर आदमी लगा रहा है चश्मा तो समझिए उसे जरा दृष्टि दोष है, ना तो ठीक से दूर दिखाई दे रहा है ना पास दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बाईफोकल यही होता है। तो जरा दृष्टि दोष व्यक्ति बाईफोकल मतलब दो लेंस का चश्मा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 8वें प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। अभी मैंने बता दिया था, निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है बच्चों अनंत पे। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही उत्तर है। देखिए भाई सुनिए, थोड़ा समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। जितने लोग नए देख रहे हैं, जितने लोग बच्चे हैं अभी कम जानते हैं, उनको जान लीजिए। देखिए, जब हमारी आँख है ना वो भाई देखती है, किसी चीज़ को पढ़ पाते हैं, साफ देख पाते हैं, तो कितना अगर आँख में कोई चीज़ को चिपका लेंगे तो क्या क्लियर हमें दिखाई देगा? और या बहुत दूर कर लेंगे तो क्लियर दिखाई देगा नहीं।
तो अगर आँख बहुत चिपका ही लेंगे तो नहीं दिखाई पड़ता स्पष्ट, कितनी भी आपकी आँख अच्छी हो। एक थोड़ी सी एक फिक्स दूरी के बाद आपको साफ साफ दिखना चालू कर देता था, इतना दूर कर लीजिए। तो वो फिक्स दूरी है 25 सेंटीमीटर, उसे ही कहा जाता है निकट बिंदु, यानी वहीं से आपको क्लियर दिखाई देने लगता है। तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु यानी दूर तो आपको अनंत तक दिखाई देगा। अगर रास्ता साफ हो तो आप देखते चले जाइए आप, ठीक है, पूरा समुद्र तक दिखता चला जाएगा। हालांकि कुछ समय बाद अब कुछ नज़र नहीं है लेकिन दिखता तो जा रहा है। तो दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। अतः 9वें प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप देखिए, बेहतरीन तरीके से मैं समझा देता हूँ, आपका काम बड़ी आसानी से आसान हो जाएगा, आप प्रश्नों को हल करके आएंगे। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। देखिए समझिए, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए समझिए, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। किसको? देखिए जो आँख का लेंस है, आप समझो, जैसे आँख का जो लेंस है वो दूर की वस्तु को देखना होता तो अपनी फोकस दूरी दूर कर लेता है, और निकट का देखना होता तो निकट कर लेता है। तो ये लेंस किसके द्वारा कर पाता है? तो लेंस जो फंसा रहता है हमारी आँख का बच्चों, वो होता है सिलेरी मसल्स, यानी सिलेरी मांसपेशियों में फंसा रहता है। तो वही सिलेरी मांसपेशियाँ जब सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, तो लेंस में थोड़ी कम जगह बचती है, तो फोकस ज़्यादा हो जाता है। और मांसपेशियाँ दूर हो जाती हैं तो फोकस नज़दीक आ जाता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई अगर ये देखिए आपका कोई पाइप हो, ठीक है, ये देखिए इतनी मोटी पाइप हो मान लीजिए। अब देखिए इतना बड़ा इसका छिद्र है, यानी इतना बड़ा जगह है, ठीक है, तो इसका फोकस यहाँ जा रहा है। अब इसी छिद्र को अगर आप हाथ से दबा दीजिए तो ये इसका फोकस दूर चला जाएगा बिल्कुल। आप जैसे कोई पाइप समरसेबल की पाइप हो, अगर पानी गिर रहा है, अब उसकी पाइप को आप आगे दबा लीजिए मुंह उसका, तो फोकस दूर चला जाता है। यही होता है कि हमारा जो लेंस है उसके ऊपर वो फंसा रहता है सिलेरी मसल्स के ऊपर। अब जब मसल्स छोटी हो इसको पास आ जाती हैं तो लेंस में इतनी जगह होती है, यानी फोकस दूर चला जाता है। तो फोकस दूरी कम ज़्यादा करने के लिए कौन लेंस के ऊपर कार्य करता है? वो होती हैं सिलेरी मांसपेशियाँ। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों वो सही उत्तर है 10वें प्रश्न का, ठीक है। आप याद रखिएगा, प्रश्न नोट कर लेंगे और उत्तर भी, ठीक है। इस तरह से आपको बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जो नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। बिल्कुल दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती तो पास की दिखाई देगी भाई। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, आपको देखते मान उत्तर बताना है कि निकट दृष्टिदोष में निकट दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता। अवतल लेंस का चश्मा लगाइए आप, ठीक है। तो इसलिए 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला देखिए आप, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? समझिए आप, रेटिना के आगे बनने का कारण भी आप समझ लीजिए। देखिए रेटिना के आगे जब बनने लगता है तो आप समझिए फिर आप निकट वस्तु देख पाएंगे, दूर नहीं देख पाएंगे, ठीक है। आपका जब देखिए नेत्र लेंस, समझिए नेत्र लेंस है और रेटिना के बीच की दूरी जब बढ़ जाएगी आपका, तो आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनने लगता है? रेटिना के आगे। समझिए ये नेत्र का गोला है, यहाँ आपकी रेटिना होती है और यहाँ लेंस होता है। जब इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो जो प्रकाश किरण आ रही है वो रेटिना तक पहुँच ही नहीं पाएगी, उसके आगे ही प्रतिबिंब बन जाएगा और आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो ये होता है बच्चों आपका निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। तो 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, निकट दृष्टि। रेटिना के आगे बनता है वस्तु का प्रतिबिंब निकट में और पीछे बनने लगता है जब नेत्र का गोला छोटा हो जाता है, यानी इसके बीच की दूरी कम हो जाती है तो वो किरणें पीछे चली जाती हैं। तो याद रखिएगा रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है निकट में और पीछे बनता है दूर में। अगर प्रश्न मिल जाए तो आप तुरंत बता पाएंगे। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। तो जो आपका वीडियो बड़ा हो रहा है मैं मान रहा हूँ, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। देखिए समंजन क्षमता आप मैंने बताया कि जब आप ठीक से न दूर देख पाते हैं न पास, यानी आपका लेंस फोकस दूरी समायोजित नहीं कर पाता। तो फोकस दूरी जब समायोजित नहीं कर पाएगा तो समंजन क्षमता बिल्कुल सी कम हो गई। तो ये होता है जरा दृष्टि दोष में, ना आपका दूर देख पा रहे हैं न पास देख पा रहे हैं। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा तेज़ी से प्रश्नों को कराऊंगा, आप समझते रहिए। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत। देखिए आकाश का रंग नीला होता है, होता नहीं है, वो दिखाई पड़ता है क्योंकि
नीला और बैगनी प्रकाश ही फैला हुआ है तो आसमानी आपको दिखाई देता है आसमान, ठीक। बाकी वास्तव में अंतरिक्ष से यानी चंद्रमा पे कोई खड़ा है तो यानी अंतरिक्ष में है वो, ठीक है। तो उसको आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखें, आकाश का रंग काला होता है बच्चों। आकाश का रंग नीला नहीं होता है, याद रखिएगा। वो आपका रंग है फैला हुआ है, ठीक है, क्योंकि बैगनी नीला का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, वही फैल जाता है कुल, ठीक है, यही है। तो आकाश का रंग काला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न आप बच्चे देखेंगे, श्वेत रंग में कितने रंग के मेल से बना होता है। जब आप जानते हैं प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को यानी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंग में बढ़ जाता है, तो इसलिए ऑप्शन सीधा सीधा आप करेंगे डी, 7 रंग में, ठीक है ना। 7 रंग के मेल से बना हुआ है सूर्य के प्रकाश में, 7 रंग भी जो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। थोड़ा तेजी से समझिएगा बच्चों, नोट कर लीजिएगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम, मैंने अभी पहले बता दिया किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, जिसका विचलन कम होगा, यानी सीधा सीधा बैगनी, लाल, नीला, पीला में सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों, बैगनी रंग और लाल रंग, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी उसका विचलन कम यानी लाल होता है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आप देखिए, इंद्रधनुष का बनना किस घटना पे आधारित है। बिल्कुल, इंद्रधनुष का बनना यानी 7 रंग में इंद्रधनुष में होते हैं तो वो कब होगा, वही ने बताया था, वर्ण विक्षेपण। 7 रंग में बंटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। को लिखा है, कोई नहीं, समझिए आप, कोई नहीं, ये आपका प्रिंटिंग की थोड़ा सा दिक्कत, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इंद्रधनुष आप भाव समझ रहे हैं, इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। वर्ण विक्षेपण क्या है, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटना। तो 7 रंग जब बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब वर्षा हो जाती है तो कुछ बूंदें वायुमंडल में रह जाती हैं जो प्रिज्म का काम करती हैं, जब प्रकाश इसमें से गुजरता है तो आपका इंद्रधनुष बनता है। सूर्य के विपरीत और इंद्रधनुष बनता है, बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों, पूरा वीडियो में तक बने रहिए, ये टॉपिक 100% क्लियर कर देंगे हम, ठीक। बस आप पेशेंस से नोट करके समझते चलिएगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता उसे उस नेत्र में होता है, निकट ही नहीं दिखाई देता भाई, दूर दिखाई देता। तो निकट नहीं दिखाई देगा, दूर दिखाई देगा, तो इसका मतलब बच्चे हुआ क्या है, दिक्कत हुआ है दूर दृष्टि दोष, यानी दूर दिखाई देता है, निकट नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब हुआ है दूर दृष्टि दोष। तो 18वें प्रश्न का जो सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बार बार इस तरह के प्रश्न मिल रहे हैं, ये आप तो अब तो रट ही ले लिए होंगे आप, एकदम सही से आप समझ लीजिए। चलिए, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों को प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। देखिए समझिए कि किसी कोलाइडी विलयन क्या है, जिसमें कण होते हैं, जैसे ठीक है पानी आप देखेंगे तो उसमें कोई कण आपको नजर नहीं, लेकिन पानी में बालू घोल देंगे तो जो बालू के कण है उसको कोलाइडी, जो बालू का पानी के साथ मिक्सचर है वो कोलाइडी विलयन कह लीजिए। दूध भी कोलाइडी विलयन है। तो कोलाइडी विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसमें कण उपस्थित हों, ठीक है, उसको आप देख सकें, ठीक, वो कोलाइडी विलयन होता है। समझ गए बच्चों, आप देख सकें, ठीक है। चलिए, और तो किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को देखिए होता क्या है बच्चों, जैसे कि अब पानी में आप बालू घोल देंगे और जब एक प्रकाश की किरण को उसमें गुजारेंगे तो उसके मार्ग में, उस प्रकाश के किरण के मार्ग में जितने भी कण आएंगे वो आपके चमकदार दिखाई देंगे। जैसे ये कण है और यहाँ से प्रकाश गया तो इसके मार्ग में जितने भी कण मिलेंगे वो चमकदार दिखाई देते हैं। इसको कहा जाता है टिंडल प्रभाव, और प्रकाश प्रकीर्णन हो जाएगा क्योंकि प्रकाश बिखर जाएगा, ठीक है, और उसके मार्ग में जितने कण मिलेंगे वो आपका चमकदार, तो इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल इफेक्ट, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, ठीक है। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है बच्चों। चलिए, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, देखिए यहाँ पे का लगाइए आप, चलिए देखिए का लगा दीजिए। तो दूर बिंदु होता है कहाँ होता है, अनंत पर होता है, ठीक है बच्चों, मैंने बताया भी है। दूर बिंदु कहाँ होता है मानव नेत्र का, सामान्य, अगर ठीक ठाक, सामान्य मतलब होता है स्वस्थ, स्वस्थ मतलब उसमें कोई दोष नहीं है, तो दूर तक अनंत तक दिखाई देगा। और निकट कहाँ होता है, 25। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आप देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। बिल्कुल, देखिए निकट दृष्टि दोष है,
निकट दिखाई देगा, दूर नहीं। तो निकट वाले के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? अवतल, ठीक है। और दूर वाले में, जिसको दूर दृष्टिदोष है यानी दूर दिखाई देगा, नज़दीक नहीं, उसके लेंस में, चश्मे में होता है क्या कहते हैं आपका? उत्तल लेंस। तो निकट यहाँ है इसलिए अवतल। और ट्रिक भी होती है, निकट में देखिए बड़ा ज़्यादा अक्षर हैं तो अवतल में ज़्यादा अक्षर हैं, दूर में कम है उत्तल में कम है, ठीक है। तो ट्रिक भी होती है, ठीक है, आप याद रखेंगे। तो निकट दृष्टिदोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का, और दूर दृष्टिदोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का। तो यहाँ 21वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न आप देखें। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, देखिए मानव नेत्र में जो लेंस होता है मैंने पहले ही बता दिया, उत्तल कोई लेंस नहीं होता, अवतल इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल मानव नेत्र में लेंस होता है भाई, बिल्कुल, कई बार खराब लेंस बदला भी जाता है, तो वो होता है उत्तल लेंस, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। आइरिस के पीछे लगा होता है लेंस, ठीक है, तो वो होता है आपका उत्तल लेंस, जो वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ बनाता है? रेटिना पे बनाता है, ठीक है। तो ये आपका सिलेरी मसल्स के द्वारा वो फंसा रहता है उसी में, ठीक है। तो आपका 22वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है बच्चों। वीडियो लंबा है लेकिन आपका ये टॉपिक क्लियर करना है, क्योंकि 50 प्रश्न जब मैं इसमें पूरा समझा दूंगा तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। निम्न में से किस दृष्टिदोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाएगा? बिल्कुल समझिए, धुंधला अपारदर्शी हो जाएगा, यानी जो मानव नेत्र में दोष होता है जिसमें लेंस के ऊपर एक पतली परत बन जाती है डस्ट की, धूल की, वो धुंधला हो जाता है, ठीक है भाई। आप समझिए, आपके मोबाइल का ही ऊपर ग्लास लगा होता है, वो गंदा हो जाए, उस पर धूल मिट्टी पड़ जाए, जमा हो जाए, तो वो ठीक से क्लियर नहीं दिखाई देगा ना अंदर। तो इसका मतलब यही काम होता है, हमारे लेंस के ऊपर भी ऐसा हो जाता है, एक पतली पन्नी की जैसा बन जाती है, तो उसको कहा जाता है बच्चों मोतियाबिंद, आप याद रखेंगे, ठीक है, मोतियाबिंद। तो जब लेंस हमारा धुंधला हो जाएगा, अपारदर्शी जैसा हो जाता है, फिर दिखता ही नहीं, क्योंकि भाई अरे खुद ही समझिए आप इसी मोबाइल के ऊपर खूब डस्ट लगा लीजिए, खूब गंदा कर लीजिए, आपको अंदर की चीज़ बहुत हल्की दिखाई देगा, दिखाई बहुत गंदा हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो ये होता है, ठीक है, एक मोटी पन्नी की जैसा बन जाती है, झिल्ली की जैसा, तो मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद का इलाज बिल्कुल संभव है, आप जाइए, ऑपरेशन हो जाता है, वही पन्नी फाड़ के निकाल देते हैं, ठीक है, यही चीज़ है। और लेंस ख़राब हो तो लेंस भी डाल देते हैं, तो मोतियाबिंद का इलाज ये बहुत संभव है, हो जाता है, ठीक है। तो मोतियाबिंद है जिसमें लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, नहीं देख पाता वस्तुओं को, तो मोतियाबिंद है। 23वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। आपको विश्लेषण जो मैं करवा रहा हूँ समझ में आ रहा है, मतलब जो प्रश्नों को हल करा रहा हूँ और जो उसके बारे में व्याख्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है, लाइक ज़रूर करिए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बिल्कुल, स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए समझिए कि जब क्या कहते हैं किसी प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजारते हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। कितने रंगों में बच्चों? 7 रंगों में, ठीक है, 7 रंगों में बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो जो 7 रंगों का समूह है उसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम, याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम, ठीक, 7 रंगों का समूह स्पेक्ट्रम। तो वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा? प्रिज्म से। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए थोड़ा समझिए आप, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? बिल्कुल, किसका विचलन कम होता है? जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आगे ही रखा हुआ लाल, ठीक है बच्चों, लाल का विचलन सबसे कम, झुकाव कम होता है, विचलन मतलब झुकाव होता है, कितना मुड़ रही है, ठीक है, तो वो आपका लाल होता है। किसका विचलन ज़्यादा होता है, झुकाव ज़्यादा, वो बैगनी का होता है, ठीक है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए, दीर्घ यानी दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समतोलन लेंस, अवतल लेंस। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है, उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप 27वां देखिए। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? देखिए, जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है, एक वर्णीय प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश या एक रंग का प्रकाश जब गुजरता है प्रिज्म से, तो 7 रंग में बढ़ जाता है। इस घटना को कहते हैं ऑप्शन नंबर सी कहते हैं, यानी वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। परिभाषा अगर कोई पूछे वर्ण विक्षेपण क्या है? श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी 7 रंगों में बढ़ जाना वर्ण विक्षेपण है। प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? जिसका विचलन सबसे ज़्यादा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। बार बार इस तरह प्रश्न कर बना इसीलिए डाला हूँ ताकि आप रट लें। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर है बैगनी। तरंग दैर्घ्य किसकी कम होगी? बैगनी की। तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा होगी? लाल की, ठीक है। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है बच्चों। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? मैंने पहले बता दिया,
आकाश का रंग नीला होता नहीं, प्रतीत होता है, किस कारण? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन करने में कोई नहीं, तो बिल्कुल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, जब प्रकाश सीधी रेखा में आता है आकाश रंग काला होता है। ठीक है, लेकिन जब वायुमंडल प्रवेश करता है वहाँ कण पाए जाते हैं, वायुमंडल में धूल के कण, गैस के कण, उसके द्वारा प्रकाश बिखर जाता है। तो किस रंग का बिखराव ज़्यादा होता है? बैगनी और नीला, इसलिए आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना है, बिखर जाता है, प्रकाश बिखरने को ही प्रकीर्णन कहा जाता है। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न थोड़ा मैं तेज करा रहा हूँ लेकिन समझ में आ रहा है क्योंकि इस तरह के बारे में चर्चा मैं कर चुका हूँ। आँख का व्यवहार होता है, आँख किस प्रकार व्यवहार करती है भाई? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बच्चों, तो इसका समझिए उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि आँख में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है भाई, तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। क्लियर है? कुछ चर्चा पूर्व में हो चुकी है इसलिए आप समझते चलेंगे। एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है? बिल्कुल सर, देखिए प्रिज्म आप थोड़ा समझिए 3D शेप होता है, ऐसे नहीं त्रिभुज की तरह आप बना देंगे तो प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिज्म में कुल सतहें होती हैं, याद रखेंगे 6 4 5 3 में 5 सतहें, आप याद रखिएगा 5 सतह होती है प्रिज्म भाई, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, प्रिज्म में 5 सतह होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैं अगर बनाने का प्रयास करूं, ठीक है, तो अगर मैं बनाऊं तो 3D शेप में होता है भाई, तो 5 सतह होती है। ठीक है, प्रिज्म में। ठीक है ना, मैं दिखा देता हूँ आपको प्रिज्म किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार का आपका प्रिज्म रहता है, 5 सतह होती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित? बिल्कुल आप समझे भाई, मैंने चर्चा कर चुका हूँ, एकदम सरल है। आगे बनता है तो निकट और पीछे बनता है तो दूर दृष्टि दोष, क्योंकि रेटिना और लेंस के बीच की दूरी कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो प्रकाश किरणें पार कर जाएंगे रेटिना को। पीछे बनता है दूर दृष्टि दोष। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर है। क्लियर है बच्चों? एकदम बेहतरीन प्रश्नों को मैंने शामिल किया, बस आप पेशेंस बना के लिखते चलेंगे, जरूर बच्चे नोट करते चलेंगे, जो लोग पेपर देने वाले हैं क्लियर हो जाएगा। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन कहा जाता है? बिल्कुल, अगर किसी माध्यम में छोटे छोटे कण घुले हुए हैं, मैंने क्या बताया, बालू में अगर पानी में बालू कण घुले हैं तो बालू कणों क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, कोलाइड। ठीक है, एकदम मैंने बता दिया है ना, क्लियर है आपको कि अगर कोई है जल में, अगर कोई आप घोल देंगे चीनी, वो दिखेगी नहीं आपको, तो कोलाइड नहीं बोलेंगे, नहीं बालू कण बोल देंगे तो उसको देखा जा सकता है किसी माध्यम के द्वारा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोलाइड, और पूरे विलयन को कोलाइड विलयन बोलते हैं। ठीक है, याद हो गया आपको? तो कणों को बोला जाता है कोलाइड। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों, नेत्र गोलक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। देखिए समझिए, नेत्र गोलक यानी जो नेत्र होता है वो गोलाकार होता है। ठीक है, कांच का खोखले गोले के समान होता है, तो उसका गोलक होता है, उसका व्यास कितना होता है, डायमीटर कितना होता है? तो 2.3, 2.4, 3.3, 3.4। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, याद रख लीजिए बस इसको आप। जो नेत्र है उसका गोले का व्यास कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है बच्चों, आप याद रखेंगे। ठीक है ना, तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न आप देखिए, फटाफट मैं करवा देता हूँ, समझिए। विद्युत है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? समझिए यहाँ पे, यहाँ थोड़ा लिख लीजिए आप, करता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? ठीक है, आप समझिए। तो परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है प्रकाश सुग्राही। आपका प्रकाश सुग्राही क्या है? जो प्रकाश की तीव्रता को या प्रकाश के होने को महसूस करे, आँख में एक भाग होता है प्रकाश सुग्राही उसका, तो वो आपका विद्युत सिग्नल के जैसा कार्य करता है। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, और सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? बिल्कुल आप समझिए, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? जो सिग्नल हमें नेत्र से मिलते हैं, ठीक है, नेत्र पे पढ़ते हैं कि किसका प्रतिबिंब है, क्या आकार है, तो सिग्नल मतलब सूचना। तो सूचना की व्याख्या कहाँ होती है? किसका चित्र है भाई? तो वो उस प्रकार जो कोशिकाएं जाती हैं वो नेत्र में जाती हैं। ठीक है ना, अंधबिंदु से एक पार्ट होता है आँख का अंधबिंदु, वहाँ से कोशिकाएं जाती हैं। प्रकाश सुग्राही, जो पिछले क्वेश्चन में चर्चा हुई, सुग्राही कोशिकाएं। तो उसके खुद ही आप इतना समझिए इस क्वेश्चन में कि सिग्नल मतलब जो सूचना मिली आँख को, किसका चित्र बना है, तो उसकी व्याख्या यानी वो किसका है, तो वो कौन करता है? बिल्कुल है, आप समझ सकते हैं, इसको उत्तर दे भी सकते हैं। मस्तिष्क, पुतली, रेटिना, कार्निया। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर है मस्तिष्क। मस्तिष्क
के द्वारा ही वो पढ़ा जाता है किसका प्रतिबिंब है, वो सिग्नल की बात कर रहा है। तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न आप देखेंगे बच्चों, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। कई बार चर्चा हो चुकी है इसलिए आपको रट उठा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, उत्तल लेंस। और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है, देखते मन उत्तर मारिए आप, ठीक है। कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस, ठीक है। सिलेरी मसल्स में फंसा रहता है। पुतली की साइज को नियंत्रित करने वाला गदरा पेशी या डायफ्राम क्या कहलाता है। बिल्कुल आप समझिए कि पुतली की साइज को, बिल्कुल आप समझिए, थोड़ा सा आप आँख सब देखते हैं, ये देखिए प्यारी सी आँख को ये भाई बना रहा हो तो ऐसे होगा। ये आपको इतना दिखता है, इसमें ये गोल गोल ऐसे दिखता है। तो ये होती है आपकी आइरिस, और इसके बीच में छोटा छिद्र है, ये होती है पुतली आपकी, है ना, सबके आँख में है, ठीक है। तो पुतली के प्रकाश के अंदर, आँख के अंदर जो प्रकाश आता है पुतली जाता है। तो पुतली कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है ताकि अधिक प्रकाश जाए, अधिक प्रकाश छोटी ताकि निश्चित मात्रा जाए। तो इस पुतली को बड़ा छोटा करने के काम के लिए क्या बनाया गया, आइरिस। आपकी बात याद रखिएगा, जो आइरिस आपके आँख में ये गोला, किसी का भूरी होती है, किसी की काली, किसी की नीली भी हो जाती है भाई। कुछ लोग कृत्रिम तरीके से करवा लेते हैं, उसको मत जाइएगा। 3 ही प्रकार के लगभग होती है, 4 भी हो सकती है, बल्कि बहुत ज़्यादा नहीं होती है कि आप किसी कलर करवा लेंगे। तो इस आइरिस का काम यही है, जो बड़ा सा गोला है। मेन खेला तो है पुतली का, ठीक है, लेकिन आइरिस क्या करती है, उस पुतली को बड़ा छोटा करने का काम करती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परितारिका, याद रखेंगे आप। परितारिका को ही आइरिस बोला जाता है, आप याद रखिएगा, आइरिस, ठीक है बच्चों, आइरिस। चलिए, तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। देखिए क्वेश्चन है, बेहतरीन है। देखिए, दीर्घ तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परिवर्ती द्वारक की भांति। बिल्कुल इसका आप जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए, परिवर्ती द्वारक, ठीक है। एक द्वारक के काम करती है, कम प्रकाश रहेगा तो बड़ी हो जाएगी, और अधिक प्रकाश है छोटी, तो परिवर्ती है, ठीक है, द्वारक है जो परिवर्तित होता रहता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है 39वें प्रश्न का। अगला प्रश्न आप देखिए, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। कार्निया के पीछे क्या होता है भाई, आप समझिए। कार्निया के पीछे क्या होती है, पुतली, नेत्रपटल, रेटिना और परतारिका। परतारिका को आइरिस बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो कार्निया के पीछे आइरिस होती है, आइरिस के पीछे पुतली होती है, पुतली के पीछे आपका लेंस लगा होता है, लेंस के पीछे वो आपका द्रव भरा रहता है, फिर आपका रेटिना वगैरह रहती है, ठीक है। तो कार्निया के पीछे जो संरचना है, जो ये बड़ा सा आपका गोला है, उसके बीच में पुतली है, ये पूरी आँख है, तो ये जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं आपका आइरिस, परतारिका। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न आप देखेंगे बच्चों, निकट दृष्टिदोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। बिल्कुल आप समझिए, निकट दृष्टिदोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, नेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, सभी सत्य कथन है। तो जो सही उत्तर है बच्चों, वो नेत्र लेंस की वक्रता का आपका बढ़ जाना। जो नेत्र लेंस है अगर वही छोटा बढ़ गया आपका, तो फिर क्या होता है, फोकस दूर तक नहीं जा पाएगा, फिर आपको निकट दिखाई देगा, दूर नहीं दिखाई देगा। तो आप थोड़ा दिमाग लगा के इसको उत्तर दे सकते हैं। तो निकट दृष्टिदोष उत्पन्न होने का कारण है नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, और नेत्र की लेंस की वक्रता घट जाएगी तो दूर दृष्टिदोष। इसलिए नेत्र लेंस की एक सामान्य लंबाई होनी चाहिए, ठीक है, हर बच्चे की, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। घटा बढ़ी होगी दोष हो जाएगा, फिर आपको चश्मा ही लगाना पड़ेगा। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न आप देखिए, निकट दृष्टिदोष दूर करने के लिए किस प्रकार के, कई बार चर्चा हो गई है, ऑप्शन पढ़ के आप नहीं, सीधा देख के मारिए, अवतल, ठीक है। निकट दृष्टिदोष को दूर करने के अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। 42वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये क्लियर कर दे रहा हूँ। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। बिल्कुल अब कई बार चर्चा हो चुकी है, तो आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। कि 43वें प्रश्न का सही उत्तर, आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको कौन नियंत्रित करता है। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन आप क्लियर है कि देखिए पुतली क्या करती है कि प्रकाश की अधिक मात्रा और कम मात्रा को आँख में प्रवेश करने देती है, लेकिन आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको, पुतली को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका करती है। इसका मतलब इसका जो सही उत्तर है परितारिका का है। प्रकाश अधिक जाने लगेगा तो परितारिका क्या करेगी, पुतली को छोटा कर लेगी, प्रकाश कम रहेगा परितारिका ही पुतली को बड़ा कर लेगी, ठीक है। तो पुतली को कई लोग ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन परितारिका अगर ऑप्शन में है तो परितारिका ज़्यादा वरीयता देंगे, तो ऑप्शन नंबर है सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। देखिए नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसका अपवर्तन हो जाता है, ठीक है, अपने मार्ग से मुड़ जाता है,
नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों जो सही उत्तर है वो आप जिंदगी भर के लिए याद कर लीजिए, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, क्योंकि कार्निया से ही प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। आँख के अंदर कहाँ जाता है? पुतली से। तो कार्निया से ही काफ़ी प्रकाश मुड़ जाता है, तो वो अपवर्तन हो जाता है, अधिकांश अपवर्तन। तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ है। तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न आप देखेंगे बच्चे, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? देखिए कम प्रकाश में किसके कारण पुतली फैल जाती है? एकदम अभी मैंने बता दिया। पुतली को नियंत्रित कौन करता है? परतारिका यानी आयरिस करती है। कम प्रकाश होगा तो बड़ी हो जाएगी। आप देख लीजिए, अगर आपको अंधेरा रहता है तो आपकी आँख बड़ी बड़ी हो जाती है, तो आँख बड़ी नहीं होती, दरअसल पुतली बड़ी होती है। और अधिक प्रकाश रहता है तो आँख छोटी छोटी हो जाती है, आँख उतनी रहती है, पुतली छोटी हो जाती है, तक भी ज़्यादा प्रकाश आने लगता है। तो उसको नियंत्रित कौन करता है पुतली को? परतारिका, आयरिस। तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न आप देखिएगा बच्चों, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। अगर नेत्र का जो गोला है गोल है वो, ठीक है, तो हम क्या देख पाते हैं? निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, 25 सेंटीमीटर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो समझिए आप, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तुओं को, ठीक है। तो 46 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, याद कर लीजिए आप इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितना समय तक बनता है? बिल्कुल आप समझिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। अगर वस्तु को सामने से हटा लोगे तो भी नेत्र के पटल पर, नेत्र यानी रेटिना पर कितना सेकंड तक प्रतिबिंब रहेगा? मतलब उसका अगर वस्तु हट जाएगी फिर भी कुछ समय तक उसका वो दिखती रहती है। याद रखिए कितने सेकंड तक। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 1/10 सेकंड, ठीक है, आप समझिए 1/, मतलब 1 सेकंड का 10वां भाग तक, 1/10 सेकंड तक वो आपको दिखती रहेगी वस्तु, ठीक है। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, नोट करिए इसको तुरंत, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, दृश्य निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन देखिए, चलचित्र प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में और अंतिम प्रश्न इनमें से कोई नहीं। दृश्य निबंध सिद्धांत आप याद रखिएगा कहाँ करते हैं? चित्र प्रक्षेपण में, ठीक। चलचित्र यानी कुछ सीरियल वगैरह आप देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो वहाँ पे दृश्य निर्बंध सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? बिल्कुल, कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय? बिल्कुल, कार्निया के पीछे क्या है? मैंने क्या बताया आपको? परतारिका, नेत्र पटल, दृष्टि पटल, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए हमेशा जिंदगी भर क्योंकि आयरिस होती है यानी परतारिका होती है। कार्निया के पीछे जो उभरा हुआ आँख का भाग जिसको आप स्पर्श करते ऊपर, वो कार्निया है। उसके अंदर जो गोल गोल बड़ा सा है वो आपका परतारिका है, आयरिस है। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है बच्चों। अंतिम प्रश्न देखिए, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है, वह यह दोष क्या कहलाती है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके लिए तैयार है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में होता क्या है? न व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, न पास की वस्तु को, ठीक है, क्योंकि संवेदन क्षमता, आँख की जो फोकस दूरी कम ज़्यादा करने की क्षमता है वो अब घट जाती है उम्र बढ़ जाने से, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष है, ठीक है। तो ये आपका 50 प्रश्न हो गया है। अगर इन 50 प्रश्नों को आपने ठीक से देख लिया है, समझ लिया है, नोट कर लिया है, तो यकीन मानिए इस टॉपिक से जो प्रश्न बनेंगे वो तो 100% हल हो जाएंगे। और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि जनरल साइंस में या साइंस में इतने ही टॉपिक हैं, काफ़ी हैं। तो अरे मैं वीडियो भी लेके आऊँगा ना, काफ़ी वीडियो मैंने डाला भी, आप जाकर देखिए, सबकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप जाकर देख डालिएगा। प्रकाश के परावर्तन की, ठीक है, कई पार्ट में आपको केमिस्ट्री की वीडियो मिल जाएंगी क्योंकि सब जीएस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो वो सब मैं डाल दिया हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए ताकि उनका भी प्रत्यक्ष लाभ हो पाए और वो भी किसी परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया, देखने के बाद भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए जिससे हमें पता चलता है कि आपका टॉपिक ये क्लियर हो गया है, आप कितना पसंद कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।